क्लास। आज मैं सोनिया अवस्थी DLED थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत में संधि प्रकरण पढ़ाऊँगी। ठीक है, संधि ज्ञान कराऊँगी। संधि ज्ञान का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, पहला अध्याय है ना, संस्कृत का पहला अध्याय पढ़ा था हम लोगों ने। पहले अध्याय में स्वर, व्यंजन और जो अवयव है, मतलब उच्चारण स्थान है, इन सब के विषय में कल हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारा है संधि प्रकरण। आज हम लोग संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो संधि को जानने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि संधि किसे कहते हैं। जैसे संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, इस तरह से दो वर्णों का मेल हुआ है। यहाँ पे विद्या के आका और आलय के आका, मतलब यहाँ पे स्वर, ये हम स्वर संधि का उदाहरण बताए हैं, इसलिए यहाँ पे स्वरों का मेल हुआ है। ठीक है, तो अब मेल किसे कहते हैं। मेल मतलब संधि का अर्थ है मेल, मेल करना। मेल मतलब दो शब्दों का मेल। ठीक है, तो अब जैसे पहले अब संधि को देख लीजिए। जैसे मेल, दो लोगों के बीच में जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जैसे संधि को एक तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे पहले के राजा लोग क्या करते थे, जब युद्ध करते थे ना, किसी दूसरे पर राज्य पर आक्रमण करके युद्ध करना, लेकिन अगर जब वो देखते थे कि ये राज्य हमसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है तो क्या करते थे कि हम इससे युद्ध ना करें क्योंकि हमारी हार इसमें निश्चित होगी। तो वो लोग क्या करते थे, संधि का प्रस्ताव भेज देते थे कि संधि का प्रस्ताव भेज देंगे तो हमारा उनसे मेल हो जाएगा और हम हम दोनों में युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संधि प्रस्ताव भेजते थे। यहाँ पे संधि का मतलब क्या हुआ, मेल। ठीक है, संधि का प्रस्ताव भेजने का मतलब यही हुआ कि मेल, उनसे मेल हो जाता था। ठीक है, यहाँ ये समझ लिया। अब देखिए आगे हम संधि के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती संधियाँ। पहली तो है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। ठीक है, तो जहाँ पर स्वरों का मेल होता है, जैसे कि अभी हमने विद्या प्लस आलय बताया, विद्या प्लस अर्थी बताया, तो यहाँ पे स्वरों का मेल हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्वर संधि हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग संधियों के कितने भेद बताए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मतलब कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम यहाँ पे स्वर संधि देखेंगे, स्वर संधि आज पढ़ेंगे। स्वर संधि को, स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अच प्रत्याहार भी कहते हैं, अच है ना, अच कहते हैं। स्वर को हम दूसरे रूप में क्या जानते हैं, अच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्वर संधि को देख लीजिए। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब यहाँ पे दो स्वरों के मेल से जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है ये स्वर संधियाँ स्वर संधियों के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, आपके जो कोर्स में है तो यहाँ पे स्वर संधियों के 8 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पहले इंटर तक जो आप लोगों ने हिंदी के साथ में जो संस्कृत पढ़ी होगी उसमें सिर्फ स्वर संधि के 5 ही भेद पढ़े होंगे। पहला क्या है, दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी यड़ संधि, चौथी वृद्धि संधि और 5वीं अयादि संधि। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 संधियों को पढ़ेंगे। फिर छठी संधि क्या होती है, पूर्व रूप संधि होती है। 7वीं है पर रूप संधि और 8वीं है प्रकृतिभाव संधि। ठीक, तो यहाँ पे स्वर संधि कितनी बताई गई हैं, आप लोगों के कोर्स के हिसाब से स्वर संधियाँ कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो 8 स्वर संधियों के, अब हम 8 स्वर संधियों को अलग अलग इनकी परिभाषा के साथ में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, दीर्घ संधि का सूत्र अब हम सूत्र के सहित पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घा। जैसे अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अकः सवर्णे दीर्घा, मतलब अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार यहाँ पे
जैसे आ ई उ री ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, इस हिसाब से देख लेते कि अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण आता है तो सवर्ण आने पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है जैसे आ आया है तो आ के बाद में अगर बड़ा आ गया है तो यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ बड़ा आ ही होगा। यह बड़ा आ है और फिर बड़ा आ गया है तो वहाँ पर सिर्फ बड़ा आ की मात्रा ही होगी। इसी तरह से अगर छोटी ई है और बड़ी ई है तो दोनों का मिलकर भी बड़ी ई होगा। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, जैसे धर्म प्लस अर्थी बराबर धर्मार्थी। जैसा कि अभी हमने विद्यालय बताया है, विद्यालय है, धर्मार्थी है, धर्मात्मा है ना, देवालय है। तो इस तरह से इन सब में क्या होता है, अब देखिए धर्म से आ ले लिया गया, इनका स्वर निकाल लिया जाता है। ठीक है, स्वर निकाल लिया गया और दूसरे भी स्वर को जोड़ दिया गया तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। धर्म का आ निकाला और फिर अर्थी, तो दोनों आ को मिला करके बड़ा आ हो जाएगा, तो क्या होगा, धर्मार्थी होगा। उसी तरह से धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, मतलब धर्म में माँ में आ है, छोटा आ है और फिर बड़ा आ आया है तो दोनों का क्या मिलकर हो जाएगा, बड़ा आ ही होगा और फिर क्या होगा, धर्मात्मा। उसी प्रकार से विद्यालय है, देवालय है, ग्रहालय है, भोजनालय है, जो भी कुछ है यहाँ पे आ का मेल हुआ है। ठीक है, दोनों आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, कहने का मतलब ये है आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, मतलब स्वरों का मेल यहाँ पे किया गया है। ठीक, अब जैसे है ई का दिखाना है तो क्या है, जैसे हरि प्लस ईस तो क्या होगा, हरीस, है ना, बड़ी ई हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र कवींद्र, मही प्लस इंद्र महींद्र, कपि प्लस ईस कपीस, मुनि प्लस ईस मुनीस। इसी तरह से ई का होगा। अब देखिए ऊ का प्रयोग, ऊ का जैसे होता है भानु प्लस उदय, भानु, भानु में छोटा ऊ है फिर ऊ आया है तो दोनों का क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। दोनों को मिला करके क्या बनेगा, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। उसी प्रकार से लघु प्लस ऊर्मी लघु ऊर्मी, वधु प्लस उत्सवा वधु उत्सवा। ठीक है, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके भी ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। अब है री, अब जैसे मात्र प्लस ऋणम, मात्र प्लस ऋणम क्या होगा, मातृणम, फिर पितृ प्लस ऋणम फिर पितृणम। अब देखिए संधि करेंगे तो इसमें री नहीं लिखेंगे बल्कि री की मात्रा ता पे लग जाएगी तो क्या होगा, पितृ प्लस ऋणम। इस तरह से आपकी ये हो गई है दीर्घ संधि। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे दूसरी संधि के कौन सी बताई थी, गुण संधि। दूसरी संधि है गुण संधि, जिसका सूत्र है आद गुणा, आद गुणा। अब इसका देखिए सूत्र के अनुसार ही परिभाषा देख लीजिए। जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ होने पर क्या हो जाता है, ए का ओ, अर का ए का ओ हो जाता है, ओ का अर हो जाता है और अल हो जाता है। इसी तरह से क्या होगा गुण संधि में, जैसे क्या होता है ई प्लस आ के बाद में अगर ई आया है तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप इसी तरह से समझ लीजिए कि अगर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ई आया है मतलब यहाँ पे समान स्वर नहीं आना है। दीर्घ संधि में क्या हमने बताया था, समान स्वर आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे असमान स्वर आएगा, समान स्वर नहीं आएगा। देखिए आ आया है तो आ के बाद में असमान स्वर कौन सा है, ई है। ठीक है, तो आ के बाद में जब ई आता है तो ई का ए हो जाता है, आ के बाद में ऊ आता है तो ऊ का ओ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आ होगा उसके बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई होगा, ई आएगा तो ई का ए हो जाएगा। ठीक है, ऊ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा और री का अल हो जाएगा। ठीक, उदाहरण के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, जैसे कि क्या हुआ, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। अब देखिए सुर में आ आया है, उसके बाद में ई आई, छोटी ई आया है तो ई आ और ई मिल करके ए बन गया है। ठीक है, नीचे समझाया भी गया है कि आ प्लस ई बराबर ए, तो क्या हुआ है सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। महा प्लस इस बराबर महेश, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। ठीक, इसी तरह से तव प्लस इदम तवेदकम। इस तरह से आगे है जो अगला है, आप आ के बाद में ऊ आता है तो ऊ का ओ हो जाता है। ठीक, आ के बाद में ऊ आता है तो ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे
सर्व प्लस उत्तम, तो यहाँ पे क्या होगा सर्वोत्तम। महा प्लस उदय बराबर महोदय, शिक्षा प्लस उन्नति शिक्षोन्नति। तो यहाँ पे सर्व का आया, सर्व में मतलब आ स्वर निकल रहा है, उसके बाद में उ आया है, तो आ और उ मिलकर ओ बन गया है, तो यहाँ पे सर्वोत्तम हो गया। उसके बाद में अब क्या है, जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि है ना, तो देव प्लस ऋषि ना लिखकर देवर्ष लिख देंगे, अर हो गया ना। यहाँ पे आ के बाद में री आया है, तो री का अर हो जाएगा देवर्षि। उसी प्रकार से महा प्लस ऋषि महर्षि, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गुण संधि, गुण संधि हो गई है। गुण संधि के बाद में अब हमारा आता है, कौन सी संधि है, गुण संधि के बाद में यड़ संधि है। यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़च, है ना। यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़च, मतलब इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, दीर्घ स्वर में हम दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था, समान वर्ण आता है। फिर हमने गुण में क्या पढ़ा है, गुण संधि में पढ़ा है कि आ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है। उसी प्रकार से यड़ संधि में भी क्या है कि इक प्रत्याहार के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है। इक प्रत्याहार मतलब ई उ री और री। तो यहाँ पे देखिए, जब ई के बाद में इक प्रत्याहार के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, तो ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। तो इस तरह से ई प्लस जैसे आया है यदि प्लस अपि, ठीक है। तो ई के बाद में, अब देखिए ई के बाद में असमान स्वर क्या आया है, अभी तक आ के बाद में ई आता था गुण में, जैसे आ के बाद ई आया है, ठीक है, तो वहां पर ए हो गया। अब यहाँ पर ई के बाद में आ आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा और री का ला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यदि में ई आया है, उसके बाद अपि आया है, तो ई प्लस आ बराबर या हो जाता है। फिर उसी तरह से प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, प्रति का प्रति में ई है और फिर है असमान स्वर क्या है ए, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा प्रत्येकम। इस तरह से ये हमारी वृद्धि संधि हो गई, यड़ संधि, हाँ यड़ संधि हो गई, ठीक है। तो हमने अभी तक कौन कौन सी संधि पढ़ी हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, ठीक है। तीनों संधियां हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। उसके बाद में अब देखिए एक और उदाहरण इसमें देख लीजिए, यड़ संधि का एक और उदाहरण देख लीजिए यड़ संधि का। जैसे स्वागतम, स्वागतम ज्यादातर आप लोगों ने सु प्लस आगतम, है ना, स्वागतम ज्यादातर आप लोगों ने संधि उसमें पढ़ी होगी, स्वागतम मध्वानय अन्वेषणम मध्वरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऊ का वाह हो गया है, जैसे ई का या हुआ है उसी प्रकार से ऊ का वाह हो गया है। अब सु, ऊ के बाद में आ आया है, तो ऊ के बाद में आ मतलब आसमान स्वर आ है, तो क्या हो गया स्वागतम, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। उसी तरह से मधु प्लस आने, अब ऊ के बाद में आ आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा मध्वाने, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये यड़ संधि तक हो गया है। तो अब हम अभी तक हमने 3 संधियां पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि, ठीक है। अब गुण के बाद में यड़ संधि आई है, फिर यड़ के बाद में अब हम पढ़ेंगे कौन सी, वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेच, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, वृद्धि रेच, अर्थात आ या आ के बाद में एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं, ए ऐ ओ औ आता है। वृद्धि संधि में एच प्रत्याहार में ए ऐ ओ औ आता है। कहने का मतलब ये है, जब आ अथवा आ के बाद में, मतलब ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद में यदि एच प्रत्याहार के स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो आ प्लस ए बराबर ऐ, ठीक है। जब आ के बाद में ए आया है, तो दोनों का मिलकर के क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ए के स्थान पे ऐ हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, उदाहरण के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, जैसे एक प्लस एका मतलब एक एका, फिर है सदा प्लस एव बराबर सदैव, ठीक, सदा प्लस एव बराबर सदैव, तथा प्लस एव बराबर तथैव,
अत्र प्लस एव बराबर अत्रैव। इस तरह से यहाँ पे जैसे सदा प्लस एव को ही देख लीजिए। सदा यहाँ पे दीर्घ आ है, उसके बाद में दीर्घ आ के बाद में ए आया है, तो ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ठीक है, ए का यहाँ पे अय हो जाएगा। उसी तरह से तथा प्लस यू, बड़ा आ है फिर ए है, तो दोनों का मिल करके अय हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तथैव। फिर है ना प्लस एवं, अब ना है, ना के बाद में ए है, तो ए का अय हो जाएगा, दोनों का मिलकर क्या हो जाता है, अय। आ और ए मिलकर के अय हो जाता है, तो यहाँ पर नैवम हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अब आ प्लस आ के बाद में अगर ओ आया है, तो दोनों के स्थान पे अ हो जाएगा। जैसे महा प्लस औषधम, यहाँ पर महा में आ है, बड़ा आ है, उसके बाद में अ आया है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा ना। ओ आया है, महा प्लस औषधम, तो यहाँ पर दोनों आ और ओ मिलकर के अ हो जाएगा, और क्या होगा, महोत्तम हो जाएगा। ठीक, फिर है जल प्लस ओघा बराबर जलौघा, मतलब जल में छोटा आ है, फिर ओ है, दोनों का मिल करके अ हो जाएगा और बन जाएगा जलौघा। फिर है वन प्लस औषधम, वन प्लस औषधम, तो वन में आ है और औषधम में ओ है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, वन औषधम। उसी प्रकार से तो है, तो के बाद में औदार्यम है, तो तवोदार्यम। आप लोगों की बुक में जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं, वो सारे उदाहरण आप कॉपी पे लिख करके समझ लीजिएगा, तो आपको समझने में और आगे के भविष्य में भी आपको ये कभी भूलेगा नहीं। तो जितने भी जिस चीज़ के उदाहरण, जिस संधि के उदाहरण दिए हुए हैं, उसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद करिएगा, और 2-3 बार आप अगर लिख करके याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से अब हमने कौन कौन सी संधियाँ पढ़ी हैं, दीर्घ, दीर्घ के बाद में यड़ संधि, दीर्घ के बाद में गुण संधि, दीर्घ, गुण संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि। इसके बाद में अब हमारी 5वीं नंबर वाली जो संधि है, वो है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि का सूत्र क्या है, एचो अय वायावह। इनके सूत्र आप लोगों को याद करना है। जो भी संधियां हैं उनके सूत्र जरूर याद कर लीजिए, सूत्र भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सूत्र जैसे पूछ देंगे, अयादि संधि का सूत्र लिखिए या वृद्धि संधि का सूत्र लिखिए, तो आप लोग सूत्र जरूर से याद कर लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे अयादि संधि का सूत्र क्या है, एचो अय वायावह, मतलब एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, जैसे ए ओ ऐ औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय औ आय और आ हो जाता है। मतलब जब ए के बाद में, ए ओ ए के बाद में कोई भी स्वर आता है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे ने प्लस अनम, उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, ने प्लस अनम। अब ए के बाद में एच प्रत्याहार का कौन सा वर्ण यहाँ पे, कौन सा स्वर आया है, ए आया है, तो ए के बाद में अनम आ आया है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाए, ने प्लस अनम बराबर नयनम, से प्लस अनम बराबर सहनम। फिर है चे प्लस अनम बराबर चैनम। उसी तरह से अब आओ हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है। जब ओ के बाद में आ आता है, तो ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है। जैसे पो प्लस अनम बराबर पौनम, भो प्लस अनम बराबर भवनम। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया है यहाँ पे ओ का, ए का आय और ओ का अव। अब देखिए अव का आय, आय का आय और अव का आव कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब ए का आय, आय का आय कैसे बनता है, जैसे गए प्लस आय का, गए प्लस आय का। अब इसमें देखिए आय है, तो उसके बाद में अकह, गए प्लस अकह, तो क्या होगा, गायकः। गए प्लस अकह है, तो आय हो जाएगा। आय के बाद में आ आता है, तो आय हो जाता है, दोनों का मिलकर के आय बन गया, तो गायिका हो गया। यहाँ पे नय प्लस अकह, मतलब नय, आय की मात्रा के बाद में आ है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, आय हो जाता है। उसी तरह से आओ, जैसे ओ आओ के बाद में, जैसे नौ, यहाँ पे आगे है ए का, जैसे आय का आय, इसी तरह से जैसे औ का आ हो जाता है, तो औ क्या है, पौ प्लस
अकह, पौ प्लस अकह। अब देखिए औ की मात्रा के बाद में अकह आ है तो दोनों का मिलकर के क्या हो जाएगा, पाव का। ठीक है, उसके बाद में भौ प्लस अकह तो भाव का, नौ प्लस इकह नाविका। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हमने समझाया आज संधि से कि जब ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ए का ऐ, ए का अय, ओ का अव, ऐ का आय, औ का आव हो जाता है। ठीक, तो ये है आपकी अयादि संधि कंप्लीट हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग कि हमने आज जो 5 संधियां पढ़ी हैं, तो पहली संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। एक बार फिर से रिवाइज कराए दे रहे हैं आपको। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, अकह सवर्णे दीर्घा, मतलब अक प्रत्याहार के बाद में आ ई उ री री के बाद में ह्रस्व या दीर्घ वर्णों के बाद स्वर गाड़ने पर, मतलब अक प्रत्याहार में कौन कौन से स्वर आते हैं, आ ई उ री। ठीक, उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ ये आते हैं, उसके बाद में कोई भी सवर्ण समान वर्ण आ जाता है, समान स्वर आ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ा आ या बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया है कि इसका उदाहरण क्या होगा कि जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, धर्म प्लस अर्थी बराबर धर्मार्थी। ठीक, इस तरह से आपका ये हो गया दीर्घ संधि। अब अगली कौन सी हमने बताई थी, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणा। गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणा, मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ई उ रील री ह्रस्व या दीर्घ होने पर क्रमशः क्या हो जाता है, ए का ऐ, ओ का औ हो जाता है। क्या हो जाता है, ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है और री के स्थान पर अल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ई उ रील री आता है तो ई के स्थान पे ए हो जाता है, उ के स्थान पे ओ हो जाता है और री के स्थान पे अर हो जाता है, ली के स्थान पे अल हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से जैसे है धरा प्लस ईश्वर, आ है फिर आ के बाद में ई आया है तो क्या हो गया है, धरेश्वर। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्य आप के बाद में ऊ आया है तो ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बल्कि फिर क्या रूप बनेगा, सूर्योदय। ठीक, अब यहाँ पे हो गया आपका जैसे राम प्लस ईश क्या हो जाएगा, रमेश। रमा प्लस जैसे हाँ सुर प्लस इंद्र देख लीजिए, सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, महा प्लस ईश बराबर महेश। तो ये हो गया आपका गुण संधि के उदाहरण। अब देखिए ओ कैसे होता है, जैसे आ के बाद में ऊ आता है तो ऊ का ओ किस तरह से हो जाता है, जैसे सर्व प्लस उत्तम, सर्व में आ है फिर उत्तम है ऊ, तो आ और ऊ मिला करके क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। तो सर्व का आ ले लेंगे, उत्तम का ऊ ले लेंगे, दोनों को मिला करके सर्वोत्तम बन जाएगा। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय में क्या है, महा प्लस उदय, हा में आ है और फिर ऊ है, दोनों का मिला करके क्या हो जाएगा, महोदय, महोदय हो जाएगा। उसी तरह से है महोत्सया, महा प्लस उत्सव है ना, तो क्या हो गया, महोत्सव। ये है आपकी कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई है। ठीक, आगे है यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़च। यड़ संधि का सूत्र क्या है, इको यड़च, मतलब जब ई उ री के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, ई के बाद में असमान स्वर क्या है, आ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यद्यपि। फिर है प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम, इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक, उसके बाद में इसी तरह से अभ्युदय, अभि प्लस उदय अभ्युदय, इति प्लस एकम इत्येकम। ये है आपका कौन सी संधि हो गई है, यड़ संधि। ठीक, अब आपका इसके बाद में कौन सी संधि आती है,
वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच। मतलब यहाँ पर आ या आ के बाद में हर्ष या बड़े आ के दीर्घ आ के बाद में ए ऐ ओ औ आता है तो ए का ऐ ओ का औ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया 1 + एका, 1 + एका है, तो यहाँ पर एक में आ है और एका में ए है, तो आ के बाद में ए आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का ऐ हो जाएगा। उसी तरह से उष्ण + ओदनम। ठीक, तो यहाँ पे उष्ण में आ है और फिर ओदनम ओ है, तो दोनों का मिल करके क्या हो जाएगा? उष्ण ओदनम। ठीक, उसी तरह से अब प्लस सदा + ए है, तो सदा में आ है और फिर ए है, तो ए का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। उसी तरह से तथा + एव तथैव, न + एवं नैवम, अत्र + एव अत्रैव, तस्य + एव तस्यैव। ठीक, इस तरह से ये उदाहरण आपके हो गए। फिर है आ के बाद में ओ आता है तो औ कैसे हो जाता है? इसको भी आप उदाहरण से देख लीजिए। जैसे महा + औषधम आया है, ठीक, आ के बाद में ओ आया है तो महौषधम। जल + ओघा तो जलौघा। वन + औषधम वनौषधम। तौ + औदार्यम तवोदार्यम। ठीक, ये हो गया आपका वृद्धि संधि। तो कितनी संधियां हमने पढ़ी हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। अब ये अयादि संधि है आपकी। तो अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अय वायावा। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अय वायावा। मतलब एच प्रत्याहार के बाद में, एच प्रत्याहार का मतलब ए ऐ ओ औ के बाद, ए ऐ ओ औ के बाद में किसी भी स्वर, कोई भी स्वर आता है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? ए का ऐ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे है ने + अनम, ने + अनम का क्या होगा? नयनम। ठीक, ने के बाद में, ए के बाद में आया है तो ने ए का क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। तो दोनों का मिलकर के क्या रूप बनता है? नयनम। फिर उसी तरह से + अनम बराबर शयनम, पो + अनम बराबर पवनम और भो + अनम बराबर भवनम। फिर है अब एक ऐ का आय कैसे होता है? जैसे गय + अकह, गय + अकह, तो गय का तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आय हो जाएगा, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? गायिका। फिर है नय + अकह बराबर नायिका, यहाँ पे ऐ आया है तो ऐ का आय हो जाता है ना, तो नायिका। उसी प्रकार से चय + अकह चायिका। फिर तस्मय + अपि तस्मापि, तस्मयापि है ना, तस्मायपि है। फिर है सय + अकह बराबर सायका। तो ये आप लोगों की आज संधियां हो गई हैं। ठीक, उसके बाद में औ को आप देख लीजिए, औ का आव कैसे होता है? तो जैसे पौ + अकह बराबर पावका। फिर है भौ + अकह भावका। ठीक, तो ये उसके बाद में नौ + इकह नाविका। ये हो गई हैं। औ के बाद आ आने पर औ का क्या हो जाता है? आव हो जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? संधि प्रकरण पढ़ा, संधि का ज्ञान प्राप्त किया आज हम लोगों ने। तो संधियाँ, अब तो आपको पता है ना संधियाँ कितने प्रकार की होती है? संधियाँ 8 प्रकार, स्वर संधियाँ 8 प्रकार की होती हैं, है ना। और संधि, जो संधि का समझे तो संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? संधियाँ होती हैं 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पे हम लोग स्वर व्यंजन की स्वर संधि के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो स्वर संधियाँ कितने प्रकार की मानी गई हैं? अभी तक तो हमने अयादि संधि तक ही पढ़ा है। अब इसके बाद में कल हम लोग पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि पढ़ेंगे। आगे चल करके इंटर के बाद में हिंदी के साथ में जितनी भी संधियाँ थी 5 संधियाँ होती थी अयादि तक। इसके बाद में ये जो संधियाँ आपकी हैं पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ये आपको नए सिरे से हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक क्या, यही संधि प्रकरण ही रहेगा, लेकिन इसमें हम स्वर संधि ही अभी पढ़ेंगे। तो स्वर संधियों में कौन कौन सी संधि कल पढ़नी है? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तो आज हम लोगों ने
ये पूरा संधि प्रकरण जो है स्टार्ट किया है और स्वर संधियाँ कुछ पढ़ा भी दी हैं। कल से हम ये 3 संधियाँ कल और हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये है आज जो है संधियाँ पढ़ी हैं, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे आज की क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। कल आप लोग भी पढ़ के आइएगा, होमवर्क जैसा भी हम दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क करते रहिएगा। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त।